नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आर के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो भोपाल के पुलिस कमिश्नर हैं। हरिनारायण चारी मिश्र को मार्च 2023 को भोपाल पुलिस कमिश्नर के रूप में पदस्थ किया गया। बिहार के सिवान जिले के छोटे से गांव में भोपाल कमिश्नर तक का सफर तय करने वाले 2003 बैच के आईपीएस हरिनारायण चारी मिश्र समाज के लिए एक मिसाल है, जिन्होंने परिस्थितियों से लड़कर न सिर्फ अपने सपनों को उड़ान दी, बल्कि समाज के लिए भी बेहतरीन काम भी किया। उन्होंने बीएचयू से ही इतिहास विषय में मास्टर की पढ़ाई की। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों को बड़ी ही कुशलता पूर्वक निपटाया। हरिनारायण चारी मिश्र एक ऐसे अधिकारी हैं जो सक्रियता और निष्ठा के चलते अपनी पद स्थापना वाले स्थान पर लोगों के बीच लोकप्रिय रहे हैं। आइए जानते हैं सिवान से भोपाल तक के उनके सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज आवर। भोपाल में कानून व्यवस्था के क्रियान्वयन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दो जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की, इंदौर और भोपाल। इंदौर के पहले कमिश्नर बने श्री हरिनारायण चारी मिश्र, उसके बाद भोपाल के कमिश्नर मकरंद देउस्कर जी। अब हरिनारायण चारी मिश्र जी भोपाल में हैं और अपराधों को कंट्रोल करने के लिए नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ हरिनारायण चारी जी मिश्र जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, भोपाल में नई तकनीकों के माध्यम से जो अपराधों पर कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, उससे उन सब चीजों पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आपके जीवन से रिलेटेड बात करते हैं। आप बिहार के रहने वाले हैं, सीवान रघुनाथगंज से आप ताल्लुक रखते हैं। जब आईपीएस आप बने तो कैसा माहौल था? माता पिता, बड़े भाई हैं आप, भाइयों में 2 भाइयों में बड़े हैं। समांतर पर सभी लोग अपने परिवेश के अनुरूप अपनी तैयारी करते हैं। परिवेश से भी मुझे बड़ा सपोर्ट मिला, बहुत एक सकारात्मक माहौल था, जिसके कारण अंततः मुझे तैयारी करने में काफी मदद मिली। सर, भोपाल की बात करें तो पहले आप इंदौर में थे, अब भोपाल में कमिश्नर बने हैं, तो इंदौर और भोपाल में अपराधों में कितना अंतर है, कितनी समानताएं हैं और कितना अंतर दिखता है? हर शहर की एक अलग उसकी कार्य करने की एक माहौल, एक वातावरण होता है। जैसे कि जो वहाँ की एक स्थानीय परिस्थितियां, स्थानीय व्यवस्था, डेमोग्राफी, जो रिलीफ फीचर सबके अनुरूप विकसित होती है। इंदौर की हम बात करें तो इंदौर निश्चित तौर पे एक बड़ा शहर है और खासतौर पे उसमें आबादी लगभग 2 गुनी है यहाँ के मुकाबले। लेकिन अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पूरे प्रदेश के तमाम मुद्दों पर जो धरने प्रदर्शन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। इस तरह सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से देखें तो वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर ज्यादा है। तो दोनों प्रदेशों के दोनों नगरों की अलग अलग उनकी प्रकृति है, अलग अलग प्रवृत्ति है, अलग अलग चुनौतियां हैं। पुलिस के उसके अनुरूप अपने को ढाल के काम करना पड़ता है। इंदौर में जब आप कमिश्नर बने पहली बार तो आपने एक अभियान चलाया था गुंडों के ऊपर। उस अभियान को भोपाल में भी आपने कहा था कि लागू होगा और लगातार गुंडों पर जो है कयास कसी जाएगी, तो वो कितना हद तक वो पूरा हो पाया? पुलिस ने लगातार यहाँ भी गुंडों पर कार्रवाई की है। ऑर्गेनाइज क्राइम जो है न्यूनतम स्तर पर है अभी। और अगर आप साल भर के आंकड़ों की देखेंगे अपराधों की बात, तो 42% के आसपास हत्या जैसे मामलों में कमी आई है। लगभग लूट, चेन स्नैचिंग और हर महत्वपूर्ण महिला अपराध के हर जितने भी अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, सभी में कमी आई है। तो यह पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। समान तौर पर अगर हम देखें तो जनसंख्या हर साल बढ़ रही है, हर साल चुनौतियां बढ़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं अपराध घट रहा है और खासतौर पर हत्या जैसे अपराध, हत्या के प्रयास जैसे अपराध, तो एक पुलिस की एक बड़ी सफलता है। अपराधों पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले आपकी फिटनेस जान लेते हैं। सर, आपको फिटनेस के लिए जाना जाता है, ऐसा क्या करते हैं आप? हर वक्त निकालते हैं, खेल के लिए भी टाइम आप निकालते हैं ताकि फिटनेस बनी रहे? निश्चित तौर पे शरीर अगर आप स्वस्थ नहीं है तो फिर बाकी कोई भी आपके जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि आप लगातार सक्रिय रहें। और सक्रियता आप चाहे खेल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, आप चाहे तो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, चाहे तो टेनिस खेल सकते हैं। कोई भी एक विधा, योग से लेकर के टेनिस तक कुछ भी हो सकता है, उसको एक जीवन में जरूर साथ रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम फिट हैं, बिल्कुल अगर चुस्त दुरुस्त हैं, तभी हम अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। आपको राष्ट्रपति पद से भी सम्मानित किया गया था, राष्ट्रपति पुलिस सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया था। कई सेवाओं से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। इंदिरा गांधी सौहार्द बनाने की सेवा थी, उसमें भी आप सम्मानित हो चुके हैं। तो इन सबको करने के लिए इतना आसान काम तो नहीं रहा होगा, क्योंकि एक कमिश्नर के पास जवाबदारी और जिम्मेदारी बड़ी होती है। जैसा मैंने बताया कि हर शहर में एक आपके लिए अलग चुनौती होती है, हर शहर की एक अलग
वहाँ के जो अपराधों की स्थिति जो है, वहाँ की सामाजिक संरचना, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ पर रिलीफ फीचर, वहाँ पे पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी जिले कैसे हैं, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो उसको हम अलग नहीं देख सकते। तो इसलिए पुलिस की जहां भी पदस्थापना एक पुलिस अधिकारी की रहती है, उसको उन सारे बातों को समझ करके उसका अनुरूप काम करना पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे पहले खासतौर पर ब्रिटिश काल में जो डॉक्यूमेंटेशन पर ज्यादा जोर था, एक गजेटियर होता था जो प्रत्येक जिले का होता था, और उस गजेटियर में खासतौर पर उस जिले की हर बारीक से बारीक जानकारी का बहुत ही सटीक विश्लेषण होता था। तो उसको पढ़ने के साथ ही व्यक्ति पढ़ता था और उसके बारे में सारे पहलुओं से अवगत होता था। तो उस तरह की आवश्यकता अभी भी अधिकारी इन चीजों को देखते हैं, उन तथ्यों को देखते हैं, उसके सामाजिक संरचना को समझते हैं, वहां की चुनौतियों को समझते हैं, और फिर इसके बाद पुलिसिंग करना आसान हो जाता है। फिर आप पुलिसिंग में आने वाले चुनौतियों का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। पढ़ाई की बात आपने की सर। पढ़ाई में पहले आपने यूपी पीसीएस निकाला, 1998 में दूसरे सब्जेक्ट में थे। उस दौरान रहते हुए आपने नौकरी करते हुए जो ये आईपीएस निकाला, जो यूपीएससी का एग्जाम था वो निकाला। कितना, चूंकि देखिए कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ, उसमें तनाव मुक्त रहने की बात कही उन्होंने। तो आप क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? अभी चूंकि देखिए सभी तैयारी में जुटते हैं और इस समय तनाव के चलते आत्महत्या की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी आज के अखबार में पढ़ रहे थे कि एक बच्ची ने मुख्यतः खास तौर पे जो तैयारी थी जेईई वगैरह न करने के कारण, आज के अखबारों में, सभी अखबारों में है, उसने आत्महत्या कर ली। ये चीज बड़ी दुखद है। खासतौर पे माता पिता को और परिजनों को इसमें, खासतौर पे जो उनके शिक्षक हैं, उनको विशेष तौर पे बच्चों से संवाद करना चाहिए, एक संवाद रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी परीक्षा इतना बड़ा ना हो कि जीवन पर भारी पड़ जाए। कोई भी सफलता असफलता इतना बड़ा महत्व नहीं ले सकता कि जीवन ही उसके सामने छोटा पड़ने लगे। थोड़ा तनाव, आंशिक तनाव, थोड़ी चुनौती, सतर्कता, यह तो सफलता के लिए जरूरी है। लेकिन अनावश्यक तनाव, दबाव, हताशा में बदल जाए, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यह बिल्कुल गैर जरूरी है। और आवश्यक है कि एक बच्चा जो है मानसिक रूप से इतना मजबूत हो कि वो असफलता को भी एक सफलता की कड़ी के रूप में देखे, वो उसे एक नई अनुभव के रूप में देखे, एक सीखने के दौर के रूप में देखे, और उसको सहज भाव फैले। कई बार बच्चे इतना ज्यादा भावनात्मक रूप से विचलित हो जाते हैं, खासतौर पर असफलता के दौर में, कि वो अपने को संभाल नहीं पाते और इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बेहतर रूप से अपने को मानसिक रूप से मजबूत रखे। और इसमें बड़ा रोल होता है उनके माता पिता का, बड़ा रोल होता है उनके शिक्षकों का, जो उन बच्चों से वार्तालाप करें, उनको उनकी मानसिक स्थिति को समझें और लगातार उनको एक सहारा दें। सर, आजकल पढ़ाई की बात की आपने। सर, आजकल देखिए जो सरकारी स्कूल है उनको थोड़ा सा ऐसे माना जाता है कि बड़ी स्कूल में पढ़ेंगे तो ही बच्चा आईपीएस आईएएस या बड़ा पैसा कमाने वाला बनेगा, अधिकारी बनेगा। आपने सरकारी स्कूल से शिक्षा, शुरुआती शिक्षा ग्रहण की, आपके पिता भी शिक्षक थे, उसके बाद आपने डीएवी स्कूल से जो शिक्षा ग्रहण की, फिर उसके बाद आपने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जो उच्च शिक्षा होती है। तो ऐसे में क्या सरकारी स्कूल में पढ़ना या छोटे स्कूल में पढ़ना कोई बाधा आती है आप कोई अधिकारी बनने में, या बड़ा आदमी या किसी भी तरह का जो आदमी एक लक्ष्य लेकर चलता है? कोई स्कूल बड़ा छोटा नहीं होता। हर स्कूल में पढ़ाने की जो सुविधाएं थोड़ा बहुत अंतर हो सकती है। असली चीज जो मायने रखती है कि आप किसी को पढ़ाई की कितनी इच्छा है और कितने डेडिकेशन से, समर्पण से वो पढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हर युवा जो कहीं भी छोटे से कस्बे में हो या बड़े शहर में हो, बिना सही इच्छा शक्ति के आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि किसी के पास बहुत सारे संसाधन हो, और शहरों में लाखों युवा रहते हैं, कई बार सफलता तक नहीं पहुंच पाते। कई बार छोटे कस्बों से बहुत सारे युवा निकलते हैं। तो इसमें कस्बा या शहर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति की इच्छा शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर, अपराधों की बात करते हैं। अपराधों की बात आपने की अपराधों में कमी आई है। कुछ ऐसे भी अपराध हैं कि जो विधानसभा पटल में जब नरोत्तम मिश्रा जी ने गृह मंत्री थे, उन्होंने जब बात रखी थी, तो भोपाल में करीब 16% के करीब अपराधों में कमी, टोटल मामलों में कमी आई थी। लेकिन कुछ ऐसे अपराध थे जिसमें बढ़ोतरी हुई थी, जैसे महिलाओं के मामले में बढ़ोतरी हुई थी, SC/ST के जो अपराध हुए उनके प्रति जो हुए उसमें बढ़ोतरी हुई थी। उन सबको कंट्रोल करने के लिए अब क्या कवायद की जा रही है? वो आप लगभग काफी पुराना आंकड़ा बता रहे हैं। अभी हाल के दिनों में सभी तरह के अपराधों में कमी आई, खासतौर पर महिला अपराधों में। महिला अपराध में चाहे 376, 354 या फिर जितने भी मारपीट के हैं, जिसमें चाहे 302 संबंधी जितने भी अपराध, हर तरह के मामलों में भारी कमी आई है। और महिला अपराधों में गुणात्मक कमी हर हेड में देखी गई है। इसके साथ साथ समान तौर पे जो ने बताया कि जैसे हत्या है, हत्या के प्रयास हैं, जैसे बॉडी ऑफेंसेज में भी काफी कमी आई है। और मैं जैसा जिक्र किया था कि हत्या जैसे मामलों में तो 42% की कमी आई है, जो कि बहुत ही उल्लेखनीय है।
साइबर क्राइम की बात करें तो इस समय साइबर क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है और सोशल मीडिया में जो क्राइम हो रहे हैं, इसके साथ ही नशा तस्करी का जो भी मामले आते हैं। आपने हाल ही में एक बड़ा नशा तस्करी का जो पकड़ा था मामला, 13 करोड़ के करीब का मामला था। इससे पहले इंदौर में भी आपने 90 लाख के करीब का मामला पकड़ा था जब आप कमिश्नर थे इंदौर में। तो अब नशा तस्करी और ये सोशल मीडिया पे जितने अपराध चल रहे हैं और साइबर क्राइम से लेकर अपराध जो चल रहे हैं, उन पर कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि नई तकनीक अपडेट हो रही है। साइबर क्राइम और ड्रग्स जो दो बड़ी चुनौतियां हैं पुलिसिंग के लिए भी और खासतौर पे समाज के लिए भी। इन दोनों मुद्दों पे पुलिस ने लगातार बेहतर काम किया है। यहाँ पर ड्रग्स को लेकर के हम लोग काफी गंभीर हैं। पिछले वर्ष भी लगभग 5 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया था और इस बार भी एक अंतर्राष्ट्रीय लिंक से इसमें नेपाल से आ रही एक ड्रग की बड़ी खेप को पकड़ा। पुलिस ने इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाकी इसके अन्य जो सूत्र हैं पुलिस उन तक पहुंच रही है। इसके अलावा साइबर क्राइम में हमारी साइबर की जो टीम है, खासतौर पे जो क्राइम ब्रांच है, बहुत अच्छा काम कर रही है और कई बड़े गिरोहों को पकड़ा गया है। ये पुलिस का काम 24 घंटे का होता है, सेवा देना है और हेक्टिक शेड्यूल रहता है। ऐसे में पुलिस कर्मियों को भी छुट्टी लेने की एक घोषणा हुई थी कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगी, लेकिन वो छुट्टी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसकी बात नहीं चली। अब क्या उस पर नया अपडेट किया जाएगा, क्योंकि पुलिस भी एक मानव के तहत आते हैं, उनको भी एक थोड़ा सा रेस्ट करने का होना चाहिए कि एक दिन रेस्ट करने के लिए मिले। उसमें पुलिस को लगातार कई जगहों पे जहां भी छुट्टियां जो समान तौर पे जो स्वीकृत छुट्टियां हैं, उनके जो जवानों के जो ईएल हैं, बाकी जो छुट्टियां हैं वो लगातार उनको दी जा रही हैं। किसी तरह की छुट्टी में कोई समस्या नहीं है। साप्ताहिक अवकाश में अगर कुछ जगहों पे पर्व त्योहार या खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर के समय कई बार इसमें तकनीकी समस्या, व्यवहारिक कठिनाई रहती है, लेकिन समान स्थितियों में कोशिश की जाती है कि उनको जो भी आवश्यक छुट्टी हो दी जाए। सर, एक और चीज निकलकर सामने आती है कि जो अपराध बढ़ते हैं तो आप जो क्राइम करने वाला अपराधी होता है उन पर कंट्रोल करना होता है, तो पहले से जानकारी कैसे होती है? क्योंकि पहले से भी जानकारी जुटाना जरूरी होता है कि क्राइम हो नहीं, अगर हो गया है तो उसको कैसे टैकल करती है, ये बड़ा टास्क रहता है। नहीं, पुलिस अपराधों के लिए प्रतिहतात्मक कार्रवाई करती है, खासतौर पर ऐसे अपराधियों को जो कि सक्रिय होना चाहते हैं या पुराना रिकॉर्ड है। लगातार प्रतिहतात्मक कार्रवाई करके पुलिस उन पर नकेल कसती है, उन्हें लगातार अपने नजरों के सामने रखती है, उन्हें इस बात के लिए आगाह करती है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसी घटना की तो उसके पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। और जहां तक बड़ी ऑफेंस की बात है तो इसमें लगातार कमी भी आई है, इन कार्रवाइयों से उसमें काफी कमी आई है। दूसरे जो प्रिवेंटिव कार्रवाई का पुलिस कई बार अपराधों को कम करने के लिए समाज में जागरूकता के लिए भी अभियान चलाती है, खासतौर पर महिला अपराधों में स्कूल, कॉलेज और कई बार झुग्गी झोपड़ियों में जहां पर कई बार इस तरह की शिक्षा का अभाव कई बार दिखता है, उन जगहों पे पुलिस लगातार गई और जा करके उसने लोगों में अलग जगाया, बच्चों तक पहुंची, उन्हें अपराधों के बारे में बताया, बच्चों को अपराधों के बारे में बताया। इससे भी अपराधों में कमी आई है। साइबर क्राइम को लेकर के पुलिस ने बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं, ट्रैफिक को लेकर के पुलिस ने अभियान चलाए हैं। तो जागरूकता भी एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा एक साधन है अपराधों पर नियंत्रण का, और पुलिस ने कार्रवाइयों के साथ साथ जागरूकता को भी अपने अभियान में रखा है। सर, आप 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले आपने ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद, अन्य जिलों में भी काम किया है। उसके बाद इंदौर में जो प्रशिक्षु के तौर पर जब आपने शुरुआत की थी, वहां के हाव भाव को, इंदौर को भी आपने जाना था। उसके बाद पहले कमिश्नर भी बने तो अपराधों को कंट्रोल करने में सहायता मिली। सबसे टफ वर्क कहाँ पे रहा है, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर, जबलपुर, इन सब में काम करते दौरान? पुलिसिंग में वर्तमान में आपको जो चुनौती होती है वो सबसे टफ लगती है, वर्तमान में जो ही चुनौती होती है, क्योंकि अगर चुनौतियों को देखें तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि आपने पिछले बहुत सारे चुनौतियों को लिया है तो वर्तमान चुनौती को आप हल्के में ले। हर बार आपको नए सिरे से जुटना पड़ता है, नई तैयारियों के साथ जुटना पड़ता है और उसी समर्पण के साथ काम करना पड़ता है। तो हर शहर की, जैसे हमने बताया कि प्रकृति के अनुसार अलग अलग तरह की चुनौतियां आती हैं और एक पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक है कि जो आसन्न, जो वर्तमान में उसके सामने चुनौती है उसको उतनी ही गंभीरता से लेकर के वो उससे निपटे, और यही निपटने के इसी एक टीम भावना के साथ करने के साथ ही वो हम उस पर प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं और कर पाते हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों को रोका भी जा रहा है, पुलिस अपने स्तर पर काम भी करती है, समाज का कितना दायित्व है इसमें? समाज किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? चूंकि आपने पहले भी कहा, जब भोपाल में कमिश्नर बन के आए थे, इंदौर में भी जब पहुंचे थे आप, तब भी आपने कहा था कि हम समाज को और पुलिस को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि पुलिस भी एक समाज का हिस्सा ही होती है। तो इस तरह कैसे समाज और पुलिस को एक साथ लेकर आप चलेंगे? कई चीजों में समाज के सहयोग के बिना पुलिस बहुत ज्यादा सफल कई जगहों पर नहीं हो सकती। जैसे कि यातायात की बात है, यातायात के लिए हमने यातायात मित्र योजना चलाई है। इसमें कई हो सकता है कई जगहों पे, कई चौराहों पर पुलिस ना हो, लेकिन एक लोगों में उसके लिए जागरूकता पैदा करना, उनको उसके लिए जागरूक करना बड़ा आवश्यक है।
और पुलिस की कोशिश रहती है कि ऐसे मामलों में खासतौर पर जागरूकता भी करे। ट्रैफिक का मैंने मामला बताया, साइबर क्राइम के मामले बताए, इसमें जागरूकता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और पुलिस जनता को साथ लेकर के कोशिश करती है कि उनको भी इस पूरी व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा समझें और इसमें सहयोग करें। नगर रक्षा समितियां हैं, जो ग्रामीण मुख्य तौर पर रक्षा समितियों को भी पर्व त्योहार के समय आप देखते होंगे पुलिस के साथ ड्यूटी करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। तो ऐसे समाज में जागरूक लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या पुलिस का सहयोग करना चाहते हैं। रक्षा समितियों के माध्यम से, खासतौर पर यातायात मित्र के माध्यम से, इस तरह का प्लेटफॉर्म का उद्देश्य होता है कि लोग अपनी संरचनात्मक, अपनी क्रिएटिव ऊर्जा का इस मंच के माध्यम से प्रयोग करें और समाज को बेहतर करने में अपना योगदान दे सकें। सर, न्यूज आवर की टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरिनारायण चारी मिश्र, भोपाल कमिश्नर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर समाज पुलिस के साथ जुड़कर काम करेगा तो कहीं न कहीं व्यवस्थाएं सुधरेंगी और जो कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है दिसंबर 2021 में, इसका प्रभाव भोपाल में दिखाई देगा, इंदौर में भी दिखाई देगा। आगे सरकार की मंशा है कि जबलपुर और ग्वालियर जैसे जो बड़े शहर हैं उन पर भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जाए। हालांकि ये फैसला मोहन सरकार का होगा कि मोहन सरकार कब तक इस फैसले पर मुहर लगाती है। कई बैठकें भी हो चुकी है और इन पर चर्चा होती रहती है। फिलहाल भोपाल की जो पुलिस व्यवस्था है वो अभी तंदुरुस्त है। अपराधी और अपराधों पर, गुंडे बदमाशों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। आगे भी ऐसा काम चलता रहेगा, हमारी ऐसी आशा है। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज आवर, भोपाल।